तो ये सारी बातें देखी जा रही हैं कि सिंधिया का जो गढ़ है ग्वालियर, उसी में यहाँ पर सिंधिया की मौजूदगी नहीं देखी जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के समय पर चुनाव प्रचार करते हुए नज़र आ रहे थे, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई रास्ता या कोई एक बड़ा मोहरा नहीं है, बल्कि अब वही उनकी पतन का कारण भी बन सकते हैं। आप देखिए, फर्जी वोटरों का नाम सामने आता है, वो कैसे आता है? यहाँ पर फर्जी वोटर आईडी कार्ड लेकर आते हैं, फर्जी आधार कार्ड लेकर आते हैं और वोट डाल देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये भी तो एक गड़बड़ी है। आप देखिए कि ईवीएम में पहले से ही फिक्स किया हुआ होता है कि आप देखिए कि दिखाने में तो आपको लग रहा है कि तमाम पार्टियों का जिक्र कर दिया गया है, लेकिन अंदरूनी तरीके से आप नहीं देख सकते हैं कि वहाँ पर कितनी बड़ी गड़बड़ी की गई है। और वाकई ये कहा जा सकता है कि ईवीएम एक मशीन है और मशीन खराब भी हो सकती है, मशीन के साथ छेड़छाड़ भी की जा सकती है और मशीन को बदला भी जा सकता है। इसलिए तो कई बड़े आरोप इससे पहले के चुनाव में लगते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की गाड़ी में ईवीएम मिलता है, एक सुनसान जगह पर बस खड़ी होती है, उसमें ईवीएम की मशीनें रखी होती हैं और वहां पर कई कार्यकर्ता, कई नेता भी मौजूद होते हैं। तो सवाल तब उठते हैं जब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ऐसे कदम उठाती हुई नजर आती है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन9 न्यूज़ और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2023 में, जहां पर बात करेंगे कि कल 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और ये सारे चुनाव एक ही चरण में निपट जाएंगे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो दूसरे चरण के चुनाव होने थे वो भी कल होने हैं। लेकिन इन चुनावों से पहले लगातार देखा जा रहा है कि जुबानी जंग पार्टियों के बीच तेज हो गई है। लगातार यहां पर चुनाव प्रचार चल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट, अशोक गहलोत मध्य प्रदेश में उतर चुके हैं, यानी राजस्थान में भी चुनाव है, लेकिन राजस्थान के नेता मध्य प्रदेश में सत्ता दिलाने के लिए यहां पर लगातार आतुर हो रहे हैं। और देखा जाए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान के घोटालों का बड़ा बड़ा खुलासा यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ध्यान दें, बात करें बीजेपी की, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा नजर आ रहा है चुनावी प्रचारों में, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका साथ जो है छोटे रूप में यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया निभाते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर कई रैलियों में नजर आ रहे हैं। तो देखा जाए लगातार यहां पर चुनावी तकरार बनी हुई है, लेकिन इस चुनावी तकरार के बीच कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो दबे दबे से अब उठने लगे हैं। वो मुद्दा है ईवीएम मशीन का, जो छत्तीसगढ़ के चुनाव के बीच भी उठा था, जो 2019 में भी उठा था, जो 2021 में भी उठा था और हर चुनावों में ये ईवीएम का मुद्दा हमेशा यहां पर उठता है। और ईवीएम का मुद्दा उठना आम जब से हो गया, जब से यहां पर 2014 में यहां पर बीजेपी सरकार नेतृत्व में आई है। लगातार यहां पर विपक्षी पार्टियां यही आरोप लगाती रही हैं कि ईवीएम मशीनों से छेड़खानी करके ही यहां पर केंद्र सरकार जो है वोट बटोर लेती है और लगातार चुनाव आयोग पर पत्र पे पत्र देकर यहां पर विपक्ष जो है दबाव बना रहा है कि इससे पहले ईवीएम की मशीनों की जांच हो, चुनाव से पहले मशीन को सही से देखा जाए और हो सके तो बैलेट पेपर से चुनाव हो। यानी जहां देश आधुनिकता की तरफ जा रहा है, वहीं विपक्ष लोग कहते हैं कि यहां पर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि उनको ईवीएम मशीन में कुछ निष्पक्षता दिखाई नहीं देती। लेकिन यह होता कब? यह होता जब है कि जब यहां पर बीजेपी बड़ी और प्रचंड जीत यहां पर ले आती है, तो लोगों को यहां पर लगातार शक होने लगता है कि ईवीएम में कुछ 19-20 है या फिर ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई है। कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग होनी है, उससे पहले ईवीएम पर लगातार सवाल उठने लगे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए नाजमीन हमारे साथ मौजूद है। आखिर क्यों चुनाव से पहले यहां पर ईवीएम के सवाल उठने लगते हैं और क्या अगर यहां पर कोई गड़बड़ी पाई गई इन चुनावों से पहले? हमने मिजोरम में देखा था कि कुछ खराबी आई थी, वहां पर सीएम वोट देने गए थे लेकिन वोट नहीं दे पाए, फिर दोबारा उन्होंने यहां पर गड़बड़ी खत्म होने के बाद वोट दिया और हंगामा जो है मिजोरम की पूरी राजनीति में मच गया था। राहुल गांधी से लेकर कई लोगों ने इस पूरे मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर लिया था। क्या यहां पर मध्य प्रदेश में भी ऐसी स्थिति बन सकती है? उसका आकलन यहां पर करेंगे। नाज़मीन हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या यहां पर जो ये ईवीएम मशीन का मुद्दा है, ये सिर्फ चुनावों के बीच ही उठता है? यहाँ बैलेट पेपर की बात की जाती है, आधुनिकता की तरफ हम जाते हैं, अब हम और ऑप्शन ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर बैलेट पेपर की बात होती है। क्यों ये बैलेट पेपर की बात हर बार यहाँ पर होती है और बीजेपी का इसमें कितना दोष आप मानते हैं कि अगर ईवीएम की यहाँ खराबी है तो सीधा सीधा ये केंद्र सरकार नहीं कराया होगा? ये आरोप लगातार जो विपक्षी दल लगाते हैं। क्या है इन सब आरोपों में, कितना आपको इसको सही मानते हैं? क्या
दौलत जी, पहले यहाँ पर बात करें कि ईवीएम और बैलेट पेपर का जो मुद्दा है वो चुनाव के वक्त ही क्यों उठता है, क्योंकि मुद्दा चुनाव के वक्त ही उठेगा तो इसका हल निकलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि चुनाव आयोग पर कई आरोप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जो तमाम पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो हमेशा से लगाती हुई नजर आई हैं कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारों पर काम करता है। जब भारतीय जनता पार्टी कोई इशारा करती है तब वो यहाँ पर एक्शन लेते हैं, वरना सुध लेते हुए चुनाव आयोग नजर नहीं आते हैं। तो विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि ईवीएम उन्हीं जगह पर क्यों होता है हैक जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर आप सत्ता में रहेंगे तो आपको सत्ता में हटाने के लिए तमाम और पार्टियां कोशिश करेंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना रहती तो दूसरी पार्टी रहती तो उसको लेकर भी यही कहा जाता। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से सरकार में आई है तब से ईवीएम का मुद्दा ज्यादा मुखरता के साथ देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम बटन कहीं और दबाते हैं, आवाज कहीं और सुनाई देती है। यानी कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर किसी और पार्टी को वोट देंगे वो अपने आप ही भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना है। और ऐसी कई जगह पर हुआ भी है। आप देखिए, फर्जी वोटरों का नाम सामने आता है। वो कैसे आता है? यहाँ पर फर्जी वोटर आईडी कार्ड लेकर आते हैं, फर्जी आधार कार्ड लेकर आते हैं और वोट डाल देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये भी तो एक गड़बड़ी है। आप देखिए कि ईवीएम में पहले से ही फिक्स किया हुआ होता है कि आप देखिए कि दिखाने में तो आपको लग रहा है कि तमाम पार्टियों का जिक्र कर दिया गया है, लेकिन अंदरूनी तरीके से आप नहीं देख सकते हैं कि वहां पर कितनी बड़ी गड़बड़ी की गई है। और वाकई ये कहा जा सकता है कि ईवीएम एक मशीन है और मशीन खराब भी हो सकती है, मशीन के साथ छेड़छाड़ भी की जा सकती है और मशीन को बदला भी जा सकता है। इसलिए तो कई बड़े आरोप इससे पहले के चुनाव में लगते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की गाड़ी में ईवीएम मिलता है, एक सुनसान जगह पर बस खड़ी होती है, उसमें ईवीएम की मशीनें रखी होती हैं और वहां पर कई कार्यकर्ता, कई नेता भी मौजूद होते हैं। तो सवाल तब उठते हैं जब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ऐसे कदम उठाती हुई नजर आती है। यहाँ पर कल चुनाव होने हैं, यहाँ मतदान होने हैं, तो क्या इससे पहले इस रात जो है कोई देखा जा सकता है कि हलचल तेज हो जाए ईवीएम मशीन को लेकर? क्योंकि मिजोरम चुनाव में हमने देखा कि ईवीएम में गड़बड़ी आ गई थी तो हंगामा मच गया था। क्या यही हंगामे के आसार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वोटिंग के दौरान लगते हैं? देखिए, मिजोरम की बात करें तो वहां पर ईवीएम खराब हो गया था, जिसकी वजह से वहां के सीएम ही वोट नहीं डाल पाए थे, दोबारा उनको आना पड़ा था। लेकिन जो ईवीएम में खराबी पाई गई है वो कभी भी हो सकती है, उसे आप रोक नहीं सकते हैं। और ये गड़बड़ी आप मध्य प्रदेश के चुनाव में फिर यहाँ पर देख सकते हैं। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पहले चरण में चुनाव हुआ था और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाजे से आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से देखा गया था कि नक्सलवादियों के एरिया यहाँ पर नजर आए थे और नक्सलवादियों के एरियो की वजह से यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। और ये देखा गया था कि यहाँ पर ईवीएम मशीनों को और कई कार्यकर्ताओं को और कई लोगों को एक हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर पहुंचाया गया था, क्योंकि वहाँ पर ईवीएम में गड़बड़ी पाई जा सकती थी, यहाँ पर हैक करने की बात भी आ सकती थी, तोड़ने की बात भी सामने आ सकती थी। तो ये सारी चीजें इस लिहाजे से देखी जाती हैं कि चुनाव आयोग यहाँ पर सुरक्षा तो पहले बरतता है, लेकिन वहां जाकर जब पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन पहुंचती हैं तो वहां पर कुछ भी खेल हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ी की जा सकती है, पोलिंग बूथ के अधिकारी यहाँ पर फेरबदल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं और इसी से कहा जा सकता है कि ईवीएम में गड़बड़ी भी हो सकती है और उस लिहाजे से सुरक्षा रखना काफी जरूरी हो जाता है। ईवीएम की तो बात हमने यहाँ पर करी, लेकिन ईवीएम का मुद्दा तो चुनावों में रहता ही है। लेकिन एक मुद्दा और ऐसा है जो हमने देखा कि चुनावों में बना रहता है, चर्चाओं में आ जाता है, ईवीएम के बाद ईडी का मुद्दा, कि ईडी जो है चुनावों के बीच घूमने लगती है और यहाँ पर विपक्षी पार्टियों को घेरा जाता है। आप कितना इसमें जो है मेलजोल मानते हैं कि ईडी जो है चुनावों के वक्त एक्टिव रहती है? एक कथन चल रहा है कि जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ वहाँ आपको ईडी मिल ही जाएगी, लेकिन विपक्षी नेताओं पर, तो विपक्षी नेताओं का आरोप कितना सही है कि ईडी सिर्फ उनके ऊपर ही वार करती है, बीजेपी के नेताओं के पास नहीं जाती और चुनावों के समीप, ताकि बीजेपी आसानी से जीत पाए, इस तरीके की रणनीति बनाकर ईडी आती है, यानी ईडी किसी के कहने से चल रही है?
देखिए, यहाँ पर विपक्षी पार्टियों का ही ये कहना है, क्योंकि विपक्षी पार्टी ये कहती है कि सिर्फ़ अभी तमाम पार्टियों पर ही ईडी और सीबीआई, ये तमाम अधिकारी उनके खिलाफ़ यहाँ पर कदम उठाते हैं, छानबीन करते हैं, सबूत नहीं मिलते हैं और उसके बावजूद गिरफ्तारी हो जाती है। और उदाहरण आपने कई राज्य देखे होंगे, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश में कई ऐसे घोटालों का ज़िक्र किया गया। नरेंद्र तोमर के बेटे का वीडियो वायरल हुआ, शिवराज सिंह चौहान पर व्यापम घोटाले के कई बड़े आरोप लगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ये कहते हुए नजर आई कि 50% कमीशन की सरकार है, यानी कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो वहां पर पहले पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर पार्टी उस विधायक को रखती है। तो ये तमाम आरोप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर लगते हुए नजर आए हैं और कहीं ना कहीं ये कहना भी सच है विपक्षी पार्टियों का, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश में कोई जांच नहीं हुई है, लेकिन तमाम और पार्टियों का जिक्र करें तो उनके खिलाफ लगातार अभी भी जांचें चल रही हैं। तो सरकारी एजेंसियां चुनाव प्रचार के रूप में मध्य प्रदेश में नहीं जाती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान पहुंच जाती हैं। तो जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि अब ये सरकारी एजेंसियां केंद्र सरकार की कठपुतली बन गई हैं और उनके इशारों पर काम करती हैं। तो लगातार यहाँ पर चुनाव के बीच जो है ईवीएम, ईडी और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारों का मुद्दा लगातार यहाँ पर ऑन रहता है। और यहाँ पर देखा जाए तो चुनावी प्रचार लगातार मध्य प्रदेश में यहाँ पर चल रहा है। घोटालों की बात यहाँ पर की जा रही है। बात यहाँ पर की जा रही है कि अब मध्य प्रदेश में सरकार का परिवर्तन होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बड़ी कड़ी हमने देखी है सिंधिया की, कि हाँ सिंधिया अगर हेरफेर करते हैं तो सरकारें बिगड़ और बन जाती हैं। लेकिन 2023 में कहा जा रहा है कि उनकी ताकत कहीं ना कहीं कम हो गई है और ये जो ताकत जो कम हुई है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको दरकिनार कर दिया। यहाँ मध्य प्रदेश से उनको दरकिनार कर दिया केंद्र में ले जाकर। तो यहाँ आप कितना मानते हैं कि अगर सिंधिया की ताकत कमजोर हो गई है तो क्या बीजेपी की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ेंगी? देखिए, सिंधिया की ताकत तो तब से ही कम हो गई थी जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, क्योंकि जो 21-22 विधायक उनके साथ आए थे वो खुश थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर कैबिनेट में जगह दिलवाएंगे। लेकिन क्या देखा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की लापरवाही के कारण ना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई बड़ा पद हासिल कर पाते हैं। केंद्रीय मंत्री की बात करें तो वो तो कांग्रेस पार्टी में भी बन सकते थे, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। जो भारतीय जनता पार्टी में बने हैं उनके विधायकों को जगह नहीं दी जाती है। तो महाराष्ट्र की तरह एक बड़ा खेल देखने को मिलता है कि विधायक कांग्रेस में वापसी करने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कांग्रेस में वापसी कर लेनी चाहिए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं करते हैं। सीएम पद से भी आउट हो जाते हैं क्योंकि विधानसभा की कोई भी सीट पर सिंधिया को नहीं उतारा जाता है। तो ये सारी बातें देखी जा रही हैं कि सिंधिया का जो गढ़ है ग्वालियर, उसी में यहाँ पर सिंधिया की मौजूदगी नहीं देखी जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के समय पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे वो भी नहीं कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई रास्ता या कोई एक बड़ा मोहरा नहीं है, बल्कि अब वही उनके पतन का कारण भी बन सकते हैं। जी हाँ, लगातार मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ईवीएम, ईडी और सिंधिया तीन ऐसे दिलचस्प मुद्दे हैं जो लगातार यहाँ पर जो चुनाव है उसमें कठिनाई बीजेपी की और कांग्रेस की तीनों की ही बनती हुई नजर यहाँ पर आ रही है। क्योंकि ईवीएम पर सवाल यहाँ पर बीजेपी को लेकर उठते हैं, यहाँ पर ईडी का सवाल उठता है तो बीजेपी यहाँ गिरती है, और सिंधिया का जब भी सवाल उठता है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं सत्के में आ जाती है कि कहीं सिंधिया उनके ऊपर भारी न पड़ जाए। तो देखना होगा कि कल जनता क्या फैसला करती है और ये फैसला जो है 3 दिसंबर को यहाँ पर चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पर कांग्रेस के साथ जनता है या फिर दोबारा विश्वास शिवराज सिंह चौहान पर जताया है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।